हिमालय की नदियाँ खत्म हो गया है। आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे हम। इससे पहले भी आपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ी होंगी। आज उसे आइए अच्छे से समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने से पहले मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, उसे समझ लीजिए। लाल रंग की जो रेखाएं हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ हैं, और जो काले रंग की रेखाएं हैं ये मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ मैंने कुछ बनाई हैं। सभी सहायक नदियों को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी सहायक नदियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो मैंने जो बड़ी सहायक नदियाँ हैं केवल उन्हीं को दिखाने का प्रयास किया है। फैक्ट और तथ्य मैं सभी लिखाऊंगा, उसमें कमी नहीं रहेगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने से पहले जरूरी है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु या विविध जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, उनसे तुलना कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों की हिमालय से निकलने वाली नदियों से तुलना कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और हिमालय की नदियों में अंतर। आइए इस अंतर को हम समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत पुरानी हैं, बहुत ही लंबे समय काल से बह रही हैं, जबकि हिमालय की नदियां बहुत ही नई हैं, क्योंकि हिमालय ही बहुत नया है। हिमालय नया है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत नई हैं। उसी पहले पॉइंट की बात आगे बढ़ाइए। हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में हैं। देखिए, नदियों के बहने की तीन अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था, किसी नदी की युवावस्था की पहचान इससे होती है कि नदी कितनी ऊंचाई से बहकर आ रही है और सागर के मुहाने तक पहुंच रही है। अगर पर्वत बहुत ऊंचा है, ठीक, और नदी ऊंचाई से बहकर आ रही है, तो यानी नदी अपने युवावस्था में है ना। जैसे कि आपने हिमालय में पढ़ा कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, है ना। वैसे गहरे गार्ज प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार खुद ही कट छट कर बहुत ही छोटा हो गया है ना। तो हिमालय ऊंचा है, इसलिए नदियों को गहरा करने के लिए बहुत काम बाकी है ना। हिमालय की नदियां लगातार अपनी घाटी को अभी भी गहरा करती चली जा रही हैं। तो जिस नदी के लिए काम बहुत ज्यादा है, नदी का काम क्या है? घाटी को गहरा करना। तो जिस नदी के लिए काम बहुत ज्यादा है वो अपनी युवा अवस्था में है, और जिस नदी का काम खत्म हो गया है, यानी बिल्कुल समतल मैदान पे आ चुकी है, लगभग लगभग समुद्र के लेवल के बराबर, तो वो नदी एक तरह से वृद्धावस्था में अपने पहुंच गई है ना। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बिल्कुल नई हैं और हिमालयी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुरानी हैं और हिमालय की नदियां नई हैं। उसी में आगे बढ़ाइए। हिमालय की नदियां अपनी युवा अवस्था में हैं, अर्थात हिमालयी नदियां अभी भी अपनी घाटी को लगातार गहरा कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। युवावस्था के बाद जब दूसरी अवस्था होती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इसका मतलब ये है, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखते जाइए। इसका मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। किसी भी नदी का आधार तल क्या होता है? समुद्र तल। समुद्र तल का जो लेवल है वही नदी का आधार तल होता है। नदी अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी है, इसका मतलब नदी अपने घाटी को और ज्यादा गहरा नहीं कर सकती है। ओके, हिमालयी नदियां अभी भी गहरा कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लगभग अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं और अपनी घाटी को गहरा नहीं कर रही हैं। अगला अंतर, प्रायद्वीपीय हिमालय की जो नदियां हैं, ये है हिमालय, है ना। हिमालय की तीन श्रेणियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करते हुए आगे बढ़ती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर, हिमालय के दक्षिण उत्तर भारत का मैदान है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करती हुई चलती हैं, ऐसे सांप की तरह, है ना। नदी विसर्प कहते हैं, नदी का विसर्प, विसर्पण करते हुए चलती हैं। और कभी कभी हिमालयी नदियां विसर्पण करने के क्रम में अपना रास्ता भी बदल देती है। जैसे कोई नदी ऐसे चल रही है तो कभी कभी नदी अपना रास्ता इधर से बना लेती है, यानी पुराना जो रास्ता था ये वाला रास्ता नदी छोड़ देती है। विसर्प करते करते कभी कभी अपना रास्ता भी हिमालयी नदियां बदल देती हैं। उदाहरण के लिए कोसी नदी,
हिमालय से निकलने वाली बिहार में, यहाँ पे पूर्वी हिमालय में, यहाँ बिहार है ना, बिहार से निकलने वाली जो कोसी नदी है कभी इधर से बहती है कभी इधर से बहने लगती है, अपना रास्ता ही बदल देती है कोसी नदी। यानी वो जिले जो बिल्कुल सूखे थे नदी से अचानक बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, है ना। तो मैंने बताया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान में विसर्प करती हैं और कभी कभी अपना रास्ता भी बदल देती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर पठारी संरचना द्वारा नियंत्रित हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत है ना। प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का जो बीचों बीच तट को छोड़ दिया जाएगा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट को, तो बीचों बीच वाला इलाका जो है वो पूरा पठारी है, चट्टानी है, ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसे चट्टान पर नदी विसर्प नहीं कर सकती है। देखिए पूरा प्रायद्वीपीय पठार भारत पठार से भरा हुआ है, तो ऐसे चट्टान पर नदी कभी भी विसर्प नहीं कर सकती। नदी हमेशा मैदान में विसर्प करती है, मैदान में मुलायम मिट्टी होता है, नदी मुलायम मिट्टी को काटती हुई चलती है तो विसर्प कर लेती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत पठारी है तो चट्टान है, चट्टान पर नदी विसर्प नहीं कर सकती, बल्कि उल्टे जो पठार होता है चट्टान वो नदी के रास्ते को नियंत्रित कर देता है। यानी एक निश्चित घाटी में ही नदी बहने के लिए मजबूर रहती है, अपना रास्ता न बदल सकती है और नहीं विसर्प कर सकती है, क्योंकि संरचना स्ट्रक्चर बहुत ही कठोर होता है ना। तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, हिमालयी नदियां रास्ता बदल देती हैं और विसर्प करती हैं, विसर्प करती हैं, कभी कभी रास्ता बदल देती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर पठारी संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मार्ग लगभग निश्चित होता है, यानी प्रायद्वीपीय नदियां अपनी निश्चित घाटियों में ही शुरू से लेकर अंत तक बहती हैं। ठीक, उसी में लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हमने दो अंतर बताए हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में। तीसरा पॉइंट, हिमालयी नदियां अधिक लंबी हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयी नदियों का जो सोर्स है, उद्गम, ठीक, वो उनके सिंक से बहुत ही दूर है, उनका सोर्स सिंक से दूर है, अर्थात उनका उद्गम मुहाने से बहुत ही दूर है। हिमालयी नदियां यहाँ से हिमालय से निकलती हैं और बहते 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 बहुत दूर तक यहाँ के आकर बंगाल की खाड़ी में गंगा की नदी गिरती है ना। इसी तरह सिंधु नदी इधर से निकलती है और दूर आकर पाकिस्तान में कराची के पास बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिरती है ना। तो हिमालयी नदियों का जो उद्गम है उनके मुहाने से बहुत दूर है, इसलिए हिमालयी नदियां लंबी हैं। जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियां छोटी हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्गम मुहाने से बहुत दूर नहीं है। देखिए उनका जो उद्गम है मुहाने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसी में शामिल करिए कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर ही है ना। ठीक, अंतर पढ़ रहे हैं आप, 1465 गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चौथा अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी हैं, अर्थात हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह समुचित रूप से बना रहता है। वर्ष भर उनमें जल प्रवाह होता है हिमालयी नदियों में, क्योंकि हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं। हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला स्रोत है ग्लेशियर और दूसरा स्रोत है वर्षा जल। हिमालयी नदियों की जल के दो स्रोत हैं, ग्लेशियर और वर्षा जल। इसे आगे लिखवाने से पहले थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। ये है धरातल, है ना, जिसपे हम खड़े हैं। धरातल के ऊपर क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। सुनते जाइए और देखते जाइए।
इसे लिख लेंगे यहीं पे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वायुमंडल में विश्व भूगोल में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वायुमंडल की छोटी सी विशेषता देख लीजिए, बड़ी ही रुचिकर और दिलचस्प विशेषता है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, ये उनके लिए। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मतलब गुस्सा होता है, क्षोभ मतलब गुस्सा या नाराजगी। तो यहाँ हम क्षोभ मंडल की विशेषताएं नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि ग्लेशियर कैसे पर्वतों पर बन जाते हैं, पर्वतों पर ग्लेशियर कैसे बन जाते हैं, जिससे कि हिमालय की नदियों को वर्ष भर जल प्रवाह जल बना रहता है नदियों में। तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल सीमा। यह क्षोभ मंडल ऊपरी सीमा कहते हैं क्षोभ मंडल सीमा। क्षोभ मंडल जो वायुमंडल है, वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल, इसकी विशेषता है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरता चला जाता है, तापमान कम होता चला जाता है। धरातल के पास सबसे अधिक गर्म, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ठंडी लगती है ना, क्यों लगती है? क्योंकि आप क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ रहे होते हैं, पहाड़ की ढाल के सहारे आप क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ रहे होते हैं। आप पहाड़ की ढाल के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप क्षोभ मंडल में ऊपर चढ़ रहे हैं। तो क्षोभ मंडल की विशेषता है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल ठंडा होता चला जाता है, हवाएं ठंडी होती चली जाती हैं, अर्थात तापमान गिरता चला जाता है। ओके, अगर यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपरी सीमा पर तापमान गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है यहां से यहां जाने में। ठीक, हिमालय बहुत ही ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। ऐसे में हिमालय की ज्यादातर चोटियां 6000 मीटर से ऊंची हैं। हिमालय की अधिकतर चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, जो चोटियों के नाम मैंने लिखवाए थे, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, ये सभी चोटियां 6000 मीटर से ऊपर है। यानी यहाँ पर है ये चोटी, ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, और हिमालय की कुछ चोटियां उठकर और ऊपर चली गई हैं, है ना। और ये है 4000 मीटर की सीमा। क्षोभ मंडल में इसे हमने मान लिया 4400 मीटर। कितना? 4400 मीटर। तो क्षोभ मंडल में एक ऊंचाई पर एक ऊंचाई ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं हिम रेखा। उस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा, हिम रेखा। हिम रेखा के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तापमान बर्फीला हो जाता है। क्षोभ मंडल में 4400 मीटर पर हिम रेखा पाई जाती है। औसतन 4400 मीटर से ऊपर जाने पर हिम रेखा पाई जाती है। हिम रेखा अर्थात हिम रेखा के ऊपर अगर आप पानी ले जाएंगे तो पानी जल के रूप में न रहकर बर्फ में तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत ही बढ़ जाती है। यानी हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4400 मीटर मानी जाती है और हिमालय की अधिकतर चोटियां 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। ऐसे में हिमालय की हम क्या कह सकते हैं कि हिमालय की ज्यादातर चोटियां 6000 मीटर से ऊपर हैं, अर्थात हिमालय की अधिकतर चोटियां हिम रेखा से, यह हिम रेखा, अधिकतर चोटियां हिम रेखा से ऊपर उठी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये चोटियां हिम रेखा के ऊपर वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं। इन पर वर्ष भर बर्फ की चादर ढकी रहती है, क्योंकि यहाँ वर्षा या जलबूंदें बर्फ के रूप में गिरती रहती हैं। समझे आप? क्षोभ मंडल में हिम रेखा के ऊपर जो भी हिमालय की चोटी पहुंचती है वो हिमाच्छादित हो जाती है, क्योंकि हिम रेखा के ऊपर है वो। अब आप समझे? अब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जल पिघलता रहता है, धीरे धीरे पिघलता रहता है। इस यहाँ पर जो बर्फ का परत जमा है इस पे, वो पिघलता है तो नीचे घाटियों में आता है, घाटियों में आता है तो नदियों को जल की मात्रा प्राप्त होती है। नीचे जब बहकर जल नीचे आता है, आमतौर पे आपने नोटिस किया होगा जो गंगा नदी है उसमें जल की मात्रा बरसात आने के पहले ही बढ़ जाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में जल की मात्रा कब बढ़नी शुरू हो जाती है? 4 विकल्प दे सकते हैं, खासकर आईएएस प्रश्न पत्र में। आईएएस का जो जीएस प्रश्न पत्र होता है, जानने लायक बात यह है कि बरसात आने के पहले ही गंगा में जल की मात्रा बढ़ जाती है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मार्च आते आते गर्मी बढ़ने लगती है, अप्रैल में और बढ़ जाती है, मई तक आते आते गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब गर्मी चरम पर मई तक आते आते पहुंच जाती है तो ये जो ग्लेशियर हैं बहुत तेजी से पिघलते हैं तो गंगा नदी में जल की मात्रा लबालब भर जाती है।
देखने में आश्चर्य लग सकता है कि बरसात तो हुआ नहीं, गंगा नदी में जल की मात्रा कहां से अचानक बढ़ गई। वो ग्लेशियरों का जल होता है जो नदियों को प्राप्त होता है, और नदियां जल के लिए बरसात पर निर्भर नहीं रहती, बिना वर्षा के भी उनमें जल समुचित बना रहता है। अब आप समझ गए? ठीक है। वर्षा कब होती है? केरल में मानसून 1 जून को आता है लगभग, और उत्तर भारत तक आते आते उत्तर भारत के मैदान तक उसे 20-22 जुलाई हो जाता है, 20-22 जुलाई तक, है ना। तो ऐसी स्थिति में तो होना ही चाहिए था कि अप्रैल मई जून तक आते आते नदियों को सूख जाना चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सूखती नहीं है, क्योंकि ग्लेशियरों का जल उन्हें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, जल मिलने लगता है हमें अप्रैल मई जून तक। अब आप समझ गए? तो मैं ये पॉइंट लिखवा रहा था कि हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी है, सतत रूप से वर्ष भर उनमें जल की मात्रा बनी रहती है, क्योंकि हिमालयी नदियों के जल के 2 स्रोत हैं। पहला ग्लेशियर, दूसरा वर्षा जल। उसी में नीचे आगे लिखिए, नीचे कि हिमालय की अधिकांश चोटियां 6000 मीटर से भी ऊंची हैं, जबकि हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर होती है, जबकि क्षोभ मंडल में अर्थात वायुमंडल में हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर होती है। ऐसे में हिमालय की जो भी चोटी हिम रेखा से ऊपर उठी हुई है उस पर बर्फ पाया जाता है, वो चोटी हिमाच्छादित रहती है। ठीक, नेक्स्ट उसी में आगे जारी रखिए कि वास्तव में हिमालय की चोटियों पर पाए जाने वाले इन ग्लेशियरों का जल ही हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत है। इन ग्लेशियरों का जल ही हिमालय की नदियों का, इन हिमनदों का जल ही हिमालयी नदियों का मुख्य स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब एक पैरा चेंज करके लिखिए। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षवाहिनी नहीं होकर मौसमी हैं, अर्थात वर्ष के कुछ ही महीनों में इनमें जल की मात्रा बनी रहती है, अन्य महीनों में या तो जल की मात्रा बहुत घट जाती है या बहुत ही सूख जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है, और वर्षा मुश्किल से 4 या 5 महीने ही दक्षिण भारत में, 5 या 6 महीने ही दक्षिण भारत में होती है। ठीक, यानी बाकी महीनों में प्रायद्वीपीय नदियां सूख जाती हैं। उसी में आगे रखिए, लिखिए हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4400 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर ही है। यही कारण, इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय पठार पर ग्लेशियर नहीं मिलते, प्रायद्वीपीय पठार पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं, न ग्लेशियर है और न ही नदियों को ग्लेशियर का जल मिल पाता है। ठीक है, आप समझ गए? ओके, तो यहाँ की हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी, जल के स्रोत 2 स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल, और प्रायद्वीपीय नदियों के जल का स्रोत केवल वर्षा, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, साल भर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को या दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। हम आज केवल बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, इसीलिए मैंने केवल बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को ही बनाया है लाल रंग से। जो लाल रंग की रेखाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी तट की ओर प्रवाहित हो रही हैं, हमने उन्हीं को बनाया है। तो हेडिंग डाल दीजिए, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। पहला पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी तट पर जल गिराने वाली दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। डैश देखते जाइए, इस क्रम को मैं क्रम बता रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। दामोदर, ये वाली जो रेखा है ऊपर से नीचे आई है, ये तो हुगली नदी है। हुगली नदी को नहीं लिखना है, हुगली तो हिमालय की नदी है ना, गंगा से अलग हो जाती है। तो उत्तर में सबसे जो नदी है दामोदर है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी,
नदियों के सामने हमने रेखा खींच दी है और उनका नाम लिख दिया है। आप रेखाओं को देखकर समझ सकते हैं कि ये नदी का नाम किस के लिए है, कौन सी रेखा के लिए है। तो दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी। आपको इस क्रम को याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ता है। मैप को आप 2-3 बार अपने रूम में टंगे मानचित्र को, एटलस को 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। खासकर मैं जो लिखवा रहा हूँ उसे अगर लिख के आप एक बार एटलस को पढ़ लिए, एक बार आप लिख कर उससे एटलस देखते हुए पढ़ लिए, तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इस क्रम को आप लिख लीजिएगा जरूर से। कहीं भी 3-4 नदियों का क्रम दे देता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का, चाहे छोटी छोटी वर्ल्ड एग्जाम्स हो, हमेशा इस क्रम को पूछ लिया जाता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए दामोदर नदी। पहला नंबर 1 इसमें लिखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिरकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है। अगला लिखिए स्वर्ण रेखा नदी। नंबर 2 स्वर्ण रेखा नदी। पहला पॉइंट, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। ये स्वर्ण रेखा, ये लाइन देख रहे हैं, इसको मैंने बनाया है, इस नदी को। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उन 3 राज्यों के नाम आप एटलस देखकर बताइए और अपने नोट में भी लिखना है इसे। स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन से 3 राज्य हैं आप अपने नोट में लिख लीजिए, एटलस देखिए। 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक। छोटा नागपुर पठार, उसी में आगे जोड़िए, छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए तमाम औद्योगिक इकाइयों से निकला जो रासायनिक अपशिष्ट होता है, कचरा, रासायनिक अपशिष्ट स्वर्ण रेखा नदी में गिराया जाता है, जिस कारण स्वर्ण रेखा नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। जो झारखंड का एक प्रमुख शहर है जमशेदपुर, यहाँ पर है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही है। इसी तरह बहुत से नगर जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर हैं और उनका जो उनमें जो कारखाने लगे हैं औद्योगिक, उनसे जो रासायनिक कचरा, एक तो कोयला उद्योग बहुत फेमस है यहाँ पे झारखंड या फिर छोटा नागपुर पठार पर। तो जो औद्योगिक इकाइयां हैं, रासायनिक अपशिष्ट भारतीय स्वर्ण रेखा नदी में है ना। तो वही मैं लिखा रहा हूँ कि रासायनिक अपशिष्ट के बहाए जाने के कारण स्वर्ण रेखा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, जिस कारण स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। जो जलीय जीव होते हैं, मछलियां या अन्य जीव, कछुए, घोंघा, तो वो स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते, जिस कारण स्वर्ण रेखा नदी को हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल। हम जब पर्यावरण पढ़ाएंगे आपको, तो जब हम जलीय पर्यावरण पे आएंगे तो हम आपको जो जलीय प्रदूषण होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो स्वर्ण रेखा नदी का प्रदूषण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर आप जान लीजिए कि इसे प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जमशेदपुर, झारखंड का नगर जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक। नेक्स्ट लिखिए वैतरणी नदी। अगला है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के, यहाँ क्योंझर पठार, उड़ीसा का क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर गिरती है। इसकी इतनी खास बात है। ओके। अगला लिखिए ब्राह्मणी नदी। वैतरणी के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी है, ये देख रहे हैं। पहला पॉइंट, ब्राह्मणी नदी भी रांची के समीप से निकलती है। ब्राह्मणी नदी भी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा तट पर मुहाना बनाती है। आगे नोट करके लिखिए 3 नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नोट करके लिखिए 3 नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी। दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी,
ये तीनों नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, जबकि वैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से न निकलकर उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। इस अंतर को जानना जरूरी था। आपसे 4 विकल्प दे दिया जाएगा। आईएएस एग्जाम में ऐसे खास रूप से पूछा जाता है फंसाने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। अब आप कंफ्यूज, जब लोग कहते हैं कि बड़ा ही टफ सवाल पूछा था, सवाल टफ नहीं होता है, बस ध्यान से देखने की कमी होती है। तो दामोदर स्वर्णरेखा ब्राह्मणी नदियां छोटा नागपुर पठार से, जबकि वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। वैतरणी नदी पूरी तरह से उड़ीसा की नदी है और केवल उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है वैतरणी नदी। ओके, नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए महानदी। अगला हेडिंग आप डालेंगे महानदी। पहला पॉइंट, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा में कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। वो बिंदु जहां पर आकर नदी अलग अलग धाराओं में बंट जाती है, समुद्र तट पर मिलने से पहले अलग अलग धाराओं में बंट जाती है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। तो जो महानदी है, यहाँ पे कटक शहर है उड़ीसा का, उड़ीसा का कटक शहर तट पर नहीं है, नोटिस करिएगा इस बात को। तो महानदी कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, छत्तीसगढ़ में जो महानदी की घाटी है, छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे हम धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं, बहुत ज्यादा धान पैदा होता है। ठीक है, महानदी के बाद अगला है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, पहला पॉइंट, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंद्री। गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। ये स्पॉट देखने काले कलर का, यहाँ बहती हुई आती है और इसके पास विभिन्न धाराओं में बट जाती है, तो राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं। मैंने जो सहायक नदियां बनाई हैं, ज्यादातर सहायक नदियां आप देख रहे हैं उत्तर की ओर से बहकर आती हैं। दक्षिण से बहकर आने वाली एकमात्र सहायक नदी मंजीरा है, जो दक्षिण से बहकर आ रही है ना। 4 नदियां दे देगा, बोलेगा कि विकल्प में 4 नदियां रहेंगी। पूछेगा प्रश्न की गोदावरी की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से कौन सी सहायक नदी उत्तर से बहकर नहीं आती है? कौन सी सहायक नदी उत्तर दिशा से बहकर नहीं आती है? आपका उत्तर होगा मंजीरा, क्योंकि मंजीरा एकमात्र गोदावरी की सहायक नदी है जो दक्षिण से बहकर आती है। ऐसे बता रहा था। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गोदावरी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं। प्रवरा, सबसे पश्चिम में प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। इसे आपको याद करना पड़ेगा। याद करना तो पड़ता नहीं है, अगर आप एटलस लगातार अगर देखते हैं ध्यान से, एटलस इतना दिलचस्प होता है कि उसको लगातार क्या 4-6 बार अगर ध्यान से आपने नदियों का एटलस देख लिया ना,
एटलस में नदियों को आपने 4-6 बार केवल ध्यान से देख लिया, कभी नहीं भूलता है, मेरा अनुभव है, कभी नहीं भूलेगा। तो इन नदियों को आप ध्यान से देखिए एटलस खोल के कि कौन से राज्य में बह रही है, कहाँ से बहकर आ रही है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं इससे, इनका उद्गम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं आते। मुख्य नदियों से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिक से अधिक ये पूछ देता है कि फला नदी किसकी सहायक नदी है, या इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, ज्यादा नहीं। तो गोदावरी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं, ठीक। इनमें से मंजीरा, इनमें से सभी नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं, जबकि मंजीरा दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी में मिलती है। मंजीरा, उसी में आगे जारी रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंद्रावती नदी है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। जो उत्तर की ओर से बह के आने वाली नदियों में जो सबसे पूर्वी नदी है, पश्चिम से पूरब की ओर, ये पूर्वी नदी इंद्रावती है। ये निकलती यहाँ उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर, और यहाँ पर आकर तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। तो इसके बारे में बस इतना ही जानिए कि इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? क्वेश्चन, बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है गोदावरी की जो सहायक है? आपका उत्तर होगा इंद्रावती। ये इंद्रावती, तो इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर पठार पर बहती है और गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक हो गया, गोदावरी नदी का अध्ययन समाप्त। अगला हेडिंग आपका होगा कृष्णा नदी। पहला पॉइंट, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा यानी गोदावरी राजमंद्री के समीप डेल्टा बनाती है और कृष्णा विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है, लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के मध्य में ही कोलेरू झील है। आंध्र तट पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में कोलेरू झील है। किस राज्य में? आंध्र तट पर, आंध्र राज्य में। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियां इस प्रकार हैं, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, और एक नदी है मूसी। ये है कृष्णा की सहायक नदियां। ठीक, इनमें से तुंगभद्रा नदी, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंगा और भद्रा। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंगा और भद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, किस दिशा से बहकर आती है? दक्षिण दिशा से बहकर आती है और कृष्णा में मिल जाती है। एक सहायक नदी है मूसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अब तो हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी है फिलहाल, तेलंगाना के भी और आंध्र प्रदेश की भी, क्योंकि फिलहाल वैसे तेलंगाना की नई राजधानी बनाई जा रही है, नाम होगा अमरावती। तेलंगाना की नई राजधानी अमरावती होगी। फिलहाल दोनों राज्यों की राजधानी तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो है
वो मूसी नदी के तट पर है। पूछता है ये अक्सर, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। अगली नदी है पेन्नार। ये है पेन्नार। पहला पॉइंट, पेन्नार कावेरी और कृष्णा नदियों के मध्य में है। कृष्णा, अब पेन्नार एक महत्वपूर्ण नदी आंध्र प्रदेश में बहने वाली, तो किन दो नदियों के बीच इसका लोकेशन, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि छोटी नदी है इसलिए इसका लोकेशन भूल जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में है। पेन्नार कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है। कर्नाटक में सोने की खान है ना कोलार, तो पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से ही निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग डालिए कावेरी नदी। कावेरी नदी का अध्ययन करते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है और दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक, फिर यहाँ घुस आती है तमिलनाडु में। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी की जो घाटी है पूरी यहाँ उद्गम से लेकर मुहाने तक, कावेरी नदी की घाटी अर्थात उसके आसपास का जो थाला वाला इलाका है, ये जो थाला वाला इलाका है, नदी बीचों बीच प्रवाहित होती है ना, तो आसपास जो थाला वाला इलाका होता है बेसिन नुमा, उसे हम कहते हैं नदी की घाटी। तो कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी की घाटी को या कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहते हैं। किसको? कावेरी नदी की घाटी को, धान उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, हालांकि कावेरी नदी दो राज्यों से ही प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन कावेरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है 4 राज्यों में विस्तृत है। कावेरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, एक नदी अकेले नहीं बहती है, बहुत सी सहायक नदियां उसमें अपना योगदान देती हैं, अर्थात अपना जल गिराती हैं। अगर ये सहायक नदियां इसमें अपना जल न गिराती तो मुख्य नदी में जल की मात्रा नहीं बनी रहती, सूख जाती। एक ऐसा मौसम आता कि सूख जाती। तो बहुत सी नदियां उसमें योगदान देती हैं, तो वो पूरा क्षेत्र जहां से नदियां बहकर आती हैं उसमें योगदान देती हैं, उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो हालांकि कावेरी नदी 2 ही राज्यों से बहती है, लेकिन कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश। हालांकि अब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है, लेकिन अभी हम इसे 4 ही राज्यों के रूप में जान रहे हैं, क्योंकि जो जल विवाद पढ़ाना चाहता हूं मैं कि किन राज्यों के मध्य रहता था। तो 4 राज्यों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। यही कारण है कि कावेरी नदी जल विवाद, जिसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, कावेरी नदी जल विवाद का एक पुराना इतिहास रहा है और यह विवाद 4 राज्यों के मध्य रहा है। अक्सर पूछ लेता है किन 4 राज्यों के मध्य रहा है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मध्य रहा है। अब नया राज्य तेलंगाना है तो 5 राज्य हो जाएंगे, 5 राज्यों के मध्य विवाद होगा जल के लिए, है ना, क्योंकि जो इसकी सहायक नदियां हैं इन 4-5 राज्यों से बहकर आती हैं, कावेरी की सहायक नदियां। समझ गए आप? ठीक है, कावेरी की सहायक नदियों के नाम इस प्रकार हैं। शिमसा, कावेरी की सहायक नदियां अपेक्षाकृत बार बार पूछता है। शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, कोई और है क्या? हाँ, लोक पावनी, कावेरी की सहायक नदियां हैं शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, है ना। इनका नाम बड़ा ही रुचिकर और दिलचस्प है।
तो अक्सर जैसे देखने में लग रहा है कि किसी न किसी देवी के नाम पर है, चूंकि इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। कावेरी का ये दक्षिण गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा है, तो इससे मिलने वाली सहायक नदियों का नाम भी ज्यादातर किसी देवी के नाम पर है, इस जो फीमेल गॉडेस होती है। ठीक है, तो सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी के बारे में सबसे जरूरी और जानने लायक बात यह है कि अगला पॉइंट लिखिए, जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का स्रोत केवल वर्षा जल है, सॉरी जहां नहीं मैंने शुरुआत गलत कर दी, इसको ऐसे लिखिए कि जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, अर्थात केवल मानसून काल में ही, केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में ही उनमें जल की मात्रा बनी रहती है, वहीं कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, अर्थात कावेरी नदी वर्षवाहिनी है, सतत रूप से साल भर बहती है। कारण, क्योंकि कावेरी नदी के जल के दो स्रोत हैं, क्योंकि कावेरी नदी को वर्षा जल दो स्रोतों से प्राप्त होता है, ऐसे लिखिए, क्योंकि कावेरी नदी को वर्षा जल दो स्रोतों से प्राप्त होता है, दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दूसरा, निचले जल ग्रहण क्षेत्र में, निचले जल ग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर, अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। हमने बोला कि कावेरी नदी में वर्षा जल के दो स्रोत हैं, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और निचले जलग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से। लिख लिया आपने, पहले इसे लिख लीजिए, ठीक है, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। आप समझिए कैसे। भारत में वर्षा दो ऋतुओं में होता है, एक तो गर्मी में होता है जिसे हम बरसात कहते हैं, है ना, वर्षा काल उसी को कहते हैं। गर्मी के बाद जो जून या जुलाई से प्रारंभ होता है, तो भारत में गर्मी में जो वर्षा होती है वो अरब सागर से हवाएं बहकर आती हैं, तो अरब सागर से बहकर इधर से आती हैं, तो इसलिए ये दिशा कौन सी है, इधर पश्चिम है और नीचे क्या है, दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम। तो अरब सागर से बहकर आने वाली जो आर्द्र या गीली या भीगी हवाएं हैं जो पानी लिए रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है, तो पश्चिमी घाट से ही तो कावेरी निकल रही है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर ढेर सारी वर्षा करता है। तो कावेरी नदी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा प्राप्त हो रही, क्योंकि कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकल रही है, तो पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है, इसलिए कावेरी नदी को एक तरफ तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त हो रही है, दूसरे कावेरी नदी को उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त हो रही है। कैसे? ठंडी के दिनों में दक्षिण भारत में केवल एक जगह वर्षा होती है, शीतकाल में पूरे दक्षिण भारत में केवल कोरोमंडल तट, यहाँ पूर्वी घाट के पूर्व में जो कोरोमंडल तट का इलाका है ना तमिलनाडु में, ये पूरा मैदान है, मैदानी क्षेत्र पूर्वी घाट के पूर्व में, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो ठंडी के दिनों में एक हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आती हैं, इन हवाओं को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इधर उत्तर है और इधर ये उत्तर और इधर क्या है, पूर्व, तो बीचों बीच दिशा जो है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की तरफ से जो हवाएं बहकर आती हैं उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो पूरे दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही शीतकाल में वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। लिखते जाइए, उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से बहकर आता है, इसलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। समुद्र के ऊपर से बहकर आता है, इसलिए नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है। जब उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराता है, तो कोरोमंडल तट पर ठंडी के दिनों में भी पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी मानसून
किसी अन्य राज्य में पूर्वी घाट से नहीं टकरा पाता। यानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश में समानांतर निकल जाता है, पूर्वी घाट के समानांतर, लेकिन तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। इस बात को लिख लीजिए, मैं मानसून अलग से पढ़ाऊंगा, जो मैंने बोला उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि कावेरी नदी को वर्षा जल दो स्रोतों से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से, है ना। जबकि गोदावरी कृष्णा को देखिए, गोदावरी कृष्णा को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो या दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से इन दोनों नदियों को वर्षा नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि टकरा नहीं पाता पूर्वी घाट से। देखिए साथ साथ निकल जा रहा है दक्षिण की ओर, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पूर्वी घाट से धड़ाम से टकराएगा, टकराकर हवाएं ऊपर उठेंगी, पहाड़ से टकराकर ऐसे ऊपर उठती हैं, और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती जाएंगी पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा होती जाएगी। हवाएं पहाड़ से टकराकर जब ऊपर उठती है तो वर्षा का मैकेनिज्म क्या है, क्यों वर्षा होने लगती है पहाड़ से टकराने पर, ये मैकेनिज्म हम वर्षा वाले चैप्टर में अलग से पढ़ाएंगे। फिर आप यहाँ लिख लीजिए कि कावेरी नदी की वर्षा के कावेरी नदी के लिए वर्षा जल के दो स्रोत हैं, ये दोनों स्रोत मैंने लिख डाले हैं। ये हो गया। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कावेरी नदी में वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में इससे और निचले जलग्रहण क्षेत्र में इससे। इसे ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी घाट से जब निकलती है तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल ऐसा है ना। तो अगर कावेरी नदी यहां से निकल रही है तो पश्चिम वाले इलाके को हम कहेंगे ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र और पूर्वी वाले इलाके को कहेंगे निचला जलग्रहण क्षेत्र। ये ऊपरी है और ये निचला जलग्रहण। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, निचले जलग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से। मैंने इतना ज्यादा जो बकबक किया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। सुना करिए, उबा मत करिए। कभी कभी हो सकता है मैं ज्यादा बोल देता हूँ समझाने के क्रम में, लेकिन इसे खासकर नए अभ्यर्थी सुनेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, अगली नदी है वैगाई नदी। दो नदियां बची हैं, वैगाई और ताम्रपर्णी। दो लाइन लिख लीजिए, चैप्टर खत्म। ठीक है, वैगाई नदी तमिलनाडु में वरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है। यहाँ तमिलनाडु की एक पहाड़ी है वरुषनाथ, है ना, पूर्वी घाट की ही एक पहाड़ी है वरुषनाथ। तो वैगाई नदी तमिलनाडु में, आप एटलस खोल के देखिए जो फिजिकल मैप है उसमें यहाँ वरुषनाथ पहाड़ी है। तो वैगाई नदी तमिलनाडु के वरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है। मदुरई वैगाई नदी के तट पर है। खास बात है कि मदुरई बहुत ही पुराना शहर है भारत का। जैसे वाराणसी, बनारस भारत का एक बहुत ही पुराना शहर है, उसी तरह दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है मदुरै या मदुरई। तो मदुरई कावेरी की तट पर नहीं है, ये गलती मत करिएगा। मदुरई वैगाई नदी के तट पर है। ठीक, तो वैगाई के तट पर मदुरै है। वैगाई नदी रामेश्वरम के पास है ना। ये देखिए यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप है, इसे दूसरा नाम क्या देते हैं रामेश्वरम द्वीप को? उत्तर में बताइए। यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप को दूसरा नाम क्या देते हैं? तो वैगाई नदी रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है, पाक की खाड़ी में या पाक जलडमरू में। एक लाइन में अगर बोले तो वैगाई नदी वरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में रामेश्वरम द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। पाक की खाड़ी में, पाक जल संधि में। आप एटलस खोल के देखिए, यहाँ पे पाक जल संधि है। और ताम्रपर्णी नदी कार्डामम पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है? कार्डामम हिल है ना, कार्डामम पहाड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ी क्या है? कार्डामम या इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी पर एक चोटी है, यहाँ पर इलायची पहाड़ी पर एक चोटी है, चोटी का नाम है अगस्त्यमलाई चोटी। तो ताम्रपर्णी नदी कार्डामम हिल पर स्थित अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है। यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके, देखिए हम यहाँ पे साफ साफ बना दें। ये है, ये श्रीलंका है ना। श्रीलंका के उत्तर में यहाँ पे पाक की खाड़ी। ये जो द्वीप है छोटे छोटे, इन्हें राम सेतु कहते हैं। राम सेतु के उत्तर में ये है पाक जलडमरू या पाक की खाड़ी, और इसके दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। तो जो वैगाई नदी है पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। इसकी जस्ट अगला वीडियो होगा प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और वे नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा नदी तंत्र में समाहित हो जाती हैं, है ना, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन वगैरह। तो ये हो गया नदियां, एक वीडियो इस पे और होगा नदियों का। इसके बाद हम झीलों का अध्ययन करेंगे। झीलों का अध्ययन करने के बाद वनस्पति पढ़ेंगे भारत की, फिर मिट्टी पढ़ेंगे, वनस्पति, मिट्टी, फिर हम मानसून पढ़ेंगे। मानसून काल पढ़ते ही उसके बाद जस्ट हम आर्थिक भूगोल में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें हम खनिज पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।